मदारीलाल ने खड़े होकर मृदु तिरस्कार दिखाते हुए कहा, साहब, गुस्ताखी माफ हो, आप जब कभी बाहर जाए, चाहे एक ही मिनट के लिए क्यों न हो, तब दरवाजा बंद कर दिया करें। आपकी मेज पर रुपए पैसे और सरकारी कागजपत्र बिखरे पड़े रहते हैं, न जाने किस वक्त किसकी नीयत बदल जाए। मैंने अभी सुना कि आप कहीं गए हैं। जब दरवाजे बंद कर दिए, सुबोधचंद्र द्वार खोलकर कमरे में गए और सिगार पीने लगे। मेज पर नोट रखे हुए हैं, इसकी खबर ही न थी। सहसा ठेकेदार ने आकर सलाम किया। सुबोध कुर्सी से उठ बैठे और बोले, तुमने बहुत देर कर दी, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। 10 ही बजे रुपए मंगवा लिए थे। रसीद लिखवा लाए हो न? ठेकेदार, हुजूर रसीद लिखवा लाया हूँ। सुबोध, तो अपने रुपए ले जाओ। तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश नहीं हूँ। लकड़ी तुमने अच्छी नहीं लगाई और काम में सफाई भी नहीं है। अगर ऐसा काम फिर करोगे तो ठेकेदारों के रजिस्टर से तुम्हारा नाम निकाल दिया जाएगा। यह कहकर सुबोध ने मेज पर निगाह डाली, तब नोटों के पुलिंदे न थे। सोचा, शायद किसी फाइल के नीचे दब गए हों। कुर्सी के समीप के सब कागज उलट पुलट डाले, मगर नोटों का कहीं पता नहीं। ये नोट कहाँ गए? अभी तो यही मैंने रख दिए थे। जा कहा सकते हैं। फिर फाइलों को उलटने पुलटने लगे। दिल में जराजरा धड़कन होने लगी। सारी मेज के कागज छान डाले, पुलिंदों का पता नहीं। तब वे कुर्सी पर बैठकर इस आधे घंटे में होने वाली घटनाओं की मन में आलोचना करने लगे। चपरासी ने नोटों के पुलिंदे लाकर मुझे दिए, खूब याद है। भला, यह भी भूलने की बात है, और इतनी जल्द? मैंने नोटों को लेकर यही मेज पर रख दिया, गिना तक नहीं। फिर वकील साहब आ गए, पुराने मुलाकाती है। उनसे बातें करता जरा उस पेड़ तक चला गया। उन्होंने पान मंगवाए, बस इतनी ही देर हुई। जब गया हूँ, तब पुलिंदे रखे हुए थे, खूब अच्छी तरह याद है। तब ये नोट कहाँ गायब हो गए? मैंने किसी संदूक, दराज या आलमारी में नहीं रखे। फिर गए तो कहा, शायद दफ्तर में किसी ने सावधानी के लिए उठाकर रख दिए हों, यही बात है। मैं व्यर्थ ही इतना घबरा गया। 6 तुरंत दफ्तर में आकर मदारीलाल से बोले, आपने मेरी मेज पर से नोट तो उठाकर नहीं रख दिए? मदारीलाल ने भौंचक्के होकर कहा, क्या आपकी मेज पर नोट रचे हुए थे? मुझे तो खबर ही नहीं। अभी पंडित सोहनलाल एक फाइल लेकर गए थे, तब आपको कमरे में न देखा। जब मुझे मालूम हुआ कि आप किसी से बातें करने चले गए हैं, तब दरवाजे बंद करा दिए। क्या कुछ नोट नहीं मिल रहे हैं? सुबोध आंखें फैलाकर बोले, अरे साहब, पूरे 5,000 के हैं। अभी अभी चेक भुनाया है। मदारीलाल ने सिर पीटकर कहा, पूरे 5,000? या भगवान, आपने मेज पर खूब देख लिया है। अजी 15 मिनट से तलाश कर रहा हूँ। चपरासी से पूछ लिया कि कौन कौन आया था। आइए, जरा आप लोग भी तलाश कीजिए, मेरे तो होश उड़े हुए हैं। सारा दफ्तर सेक्रेटरी साहब के कमरे की तलाशी लेने लगा। मेज, आलमारियाँ, संदूक सब देखे गए। रजिस्टरों के वर्क उलट-पुलट कर देखे गए, मगर नोटों का कहीं पता नहीं। कोई उड़ा ले गया, अब इसमें कोई शुबहा न था। सुबोध ने एक लंबी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गए। चेहरे का रंग खो गया, जरासा मुंह निकल आया। इस समय कोई उन्हें देखता तो समझता कि महीनों से बीमार है। मदारीलाल ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, गजब हो गया और क्या, आज तक कभी ऐसा अंधेर न हुआ था। मुझे यहाँ काम करते 10 साल हो गए, कभी धेले की चीज भी गायब न हुई। मैं आपको पहले दिन सावधान कर देना चाहता था कि रुपए पैसे के विषय में होशियार रहिएगा, मगर शुद्धनी थी, चयाल न रहा। जरूर बाहर से कोई आदमी आया और नोट उड़ाकर गायब हो गया। चपरासी का यही अपराध है कि उसने किसी को कमरे में जोने ही क्यों दिया। वह लात कसम खाए कि बाहर से कोई नहीं आया, लेकिन मैं इसे मान नहीं सकता। यहाँ से तो केवल पंडित सोहनलाल एक फाइल लेकर गए थे,
मगर दरवाजे ही से झांककर चले आए। सोहनलाल ने सफाई दी, मैंने तो अंदर कदम ही नहीं रखा साहब, अपने जवान बेटे की कसम खाता हूँ, जो अंदर कदम रखा भी हो। मदारीलाल ने माथा सिकोड़कर कहा, आप व्यर्थ में कसम क्यों खाते हैं? कोई आपसे कुछ कहता? सुबोध के कान में, बैंक में कुछ रुपए हों तो निकालकर ठेकेदार को दे लिए जाए, वरना बड़ी बदनामी होगी। नुकसान तो हो ही गया, अब उसके साथ अपमान क्यों हो? सुबोध ने करुण स्वर में कहा, बैंक में मुश्किल से 200-400 रुपए होंगे भाईजान। रुपए होते तो क्या चिंता थी, समझ लेता। जैसे 25,000 उड़ गए, वैसे ही 30,000 भी उड़ गए। यहाँ तो कचन को भी कौड़ी नहीं। उसी रात को सुबोधचंद्र ने आत्महत्या कर ली। इतने रुपयों का प्रबंध करना उनके लिए कठिन था। मृत्यु के पर्दे के सिवा उन्हें अपनी वेदना, अपनी विवशता को छिपाने की और कोई आड़ न थी। 4 दूसरे दिन प्रातः चपरासी ने मदारीलाल के घर पहुंचकर आवाज दी। मदारी को रात भर नींद न आई थी। घबरा कर बाहर आए। चपरासी उन्हें देखते ही बोला, हुजूर, बड़ा गजब हो गया। सेक्रेटरी साहब ने रात को गर्दन पर छुरी फेर ली। मदारीलाल की आंखें ऊपर चढ़ गईं, मुंह फैल गया और सारी देह सिहर उठी, मानो उनका हाथ बिजली के तार पर पड़ गया हो। छुरी फेर ली? जी हाँ, आज सबेरे मालूम हुआ। पुलिस वाले जमा है, आपको बुलाया है। लाश अभी पड़ी हुई है। जी हाँ, अभी डॉक्टरी होने वाली है। बहुत से लोग जमा है, सब बड़े बड़े अफसर जमा है। हुजूर, लाश की ओर ताकते नहीं बनता। कैसा भला मानुस हीरा आदमी था। सब लोग रो रहे हैं। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक सयानी लड़की है ब्याहने लायक। बहूजी को लोग कितना रोक रहे हैं, पर बार बार दौड़कर लाश के पास आ जाती है। कोई ऐसा नहीं है जो रूमाल से आंखें न पोंछ रहा हो। अभी इतने ही दिन आए हुए, पर सबसे कितना मेलजोल हो गया था। रुपए की तो कभी परवाह ही नहीं थी। दिल दरियाव था। मदारीलाल के सिर में चक्कर आने लगा। द्वारा की चौखट पकड़कर अपने को संभाल न लेते तो शायद गिर पड़ते। पूछा, बहूजी बहुत रो रही थीं। कुछ न पूछिए हुजूर, पेड़ की पत्तियां झड़ी जाती है, आँख फूलकर गूलर हो गई है। कितने लड़के बतलाए तुमने? हुजूर, 2 लड़के हैं और 1 लड़की। नोटों के बारे में भी बातचीत हो रही होगी। जी हाँ, सब लोग यही कहते हैं कि दफ्तर के किसी आदमी का काम है। दारोगा जी तो सोहनलाल को गिरफ्तार करना चाहते थे, पर शायद आपसे सलाह लेकर करेंगे। सेक्रेटरी साहब तो लिख गए हैं कि मेरा किसी पर शक नहीं है, नहीं तो अब तक तहलका मच जाता, सारा दफ्तर फंस जाता। क्या सेक्रेटरी साहब कोई खत लिखकर छोड़ गए हैं? हाँ, मालूम होता है। छुरी चलाते बखत याद आई कि सुबह में दफ्तर के सब लोग पकड़ लिए जाएंगे। बस कलेक्टर साहब के नाम चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी में मेरे बारे में भी कुछ लिखा है। तुम्हें कुछ क्या मालूम होगा? हुजूर, अब मैं क्या जानूं, मगर इतना सब लोग कहते थे कि आपकी बड़ी तारीफ लिखी है। मदारीलाल की सांस और तेज हो गई। आंखों से आंसू की 2 बड़ी बड़ी बूंदें गिर पड़ी। आंखें पोंछते हुए बोले, वे और मैं एक साथ के परे थे नंदू। 8-10 साल साथ रहा, साथ उठते बैठते, साथ खाते, साथ खेलते। बस इसी तरह रहते थे जैसे 2 सगे भाई रहते हों। खत में मेरी क्या तारीफ लिखी है, मगर तुम्हें क्या मालूम होगा? आप तो चल ही रहे हैं, देख लीजिएगा। कफन का इंतजाम हो गया है। नहीं हुजूर, कहा न कि अभी लाश की डॉक्टरी होगी। मुदा अब जल्दी चलिए, ऐसा न हो कोई दूसरा आदमी बुलाने आता हो। हमारे दफ्तर के सब लोग आ गए होंगे। जी हाँ, इस मुहल्ले वाले तो सभी थे। पुलिस ने मेरे बारे में तो उनसे कुछ पूछताछ नहीं की। जी नहीं, किसी से भी नहीं। मदारीलाल जब सुबोधचंद्र के घर पहुंचे
तब उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि सब लोग उनकी तरफ संदेह की आंखों से देख रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत उन्हें बुलाकर कहा, आप भी अपना बयान लिखा दें। और सबके बयान तो लिख चुका हूँ। मदारीलाल ने ऐसी सावधानी से अपना बयान लिखाया कि पुलिस के अफसर भी दंग रह गए। उन्हें मदारीलाल पर शुभा होता था, पर इस बयान ने उसका अंकुर भी निकाल डाला। इसी वक्त सुबोध के दोनों बालक रोते हुए मदारीलाल के पास आए और कहा, चलिए, आपको अम्मा बुलाती है। दोनों मदारीलाल से परिचित थे। मदारीलाल यहाँ तो रोज ही आते थे, पर घर में कभी नहीं गए थे। सुबोध की स्त्री उनसे पर्दा करती थी। यह बुलावा सुनकर उनका दिल धड़क उठा, कहीं इसका मुझ पर शुभा न हो, कहीं सुबोध ने मेरे विषय में कोई संदेह न प्रकट किया हो। कुछ झिझकते और कुछ डरते हुए भीतर गए। तब विधवा का करुण विलाप सुनकर कलेजा काँप उठा। इन्हें देखते ही उस अबला के आंसुओं का कोई दूसरा सोता खुल गया और लड़की तो दौड़कर इनके पैरों से लिपट गई। दोनों लड़कों ने भी घेर लिया। मदारीलाल को उन तीनों की आंखों में ऐसी अथाह वेदना, ऐसी विदारक याचना भरी हुई मालूम हुई कि वे उनकी ओर देख न सके। उनकी आत्मा उन्हें धिक्कारने लगी। जिन बेचारों को उन पर इतना विश्वास, इतना भरोसा, इतनी आत्मीयता, इतना स्नेह था, उन्हीं की गर्दन पर उन्होंने छुरी फेरी। उन्हीं के हाथों यह भरा पूरा परिवार धूल में मिल गया। इन असहायों का अब क्या हाल होगा? लड़की का विवाह करना है, कौन करेगा? बच्चों के लालन पालन का भार कौन उठाएगा? मदारीलाल को इतनी आत्मग्लानि हुई कि उनके मुंह से तसल्ली का एक शब्द भी न निकला। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि मेरे मुख में कालिख पुती है, मेरा कद कुछ छोटा हो गया है। उन्होंने जिस वक्त नोट उड़ाए थे, उन्हें गुमान भी न था कि उसका यह फल होगा। वे केवल सुबोध की जांच करना चाहते थे, उनका सर्वनाश करने की इच्छा न थी। शोकातुर विधवा ने सिसकते हुए कहा, भैया जी, हम लोगों को वे मंझधार में छोड़ गए। अगर मुझे मालूम होता कि मन में यह बात ठान चुके हैं, तो अपने पास जो कुछ था, वह सब उनके चरणों पर रख देती। मुझसे तो वे यही कहते रहे कि कोई न कोई उपाय हो जाएगा। आप ही के मार्फत वे कोई महाजन ठीक करना चाहते थे। आपके ऊपर उन्हें कितना भरोसा था कि कह नहीं सकती। मदारीलाल को ऐसा मालूम हुआ कि कोई उनके हृदय पर नश्तर चला रहा है। उन्हें अपने कंठ में कोई चीज फंसी हुई जान पड़ती थी।